थर्ड ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन नेपोलियन बोनापार्ट का जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का मैंने आपको बताया था इससे पहले की क्लास में कि किस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट की विदेश नीति थी, उसका पोप के साथ समझौता, शिक्षा संबंधी जो सुधार उसने किए थे और उसकी जो चिर स्थायी उसको जीवित रखने वाली उसकी विधि संहिता थी, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप की प्रभुसत्ता को प्राप्त करने का प्रयास किस तरह से किया। नेपोलियन पूरे 10 वर्ष तक सम्राट बना रहा। इन 10 वर्षों में उसे निरंतर युद्ध लड़ने पड़े, जिनमें से अधिकांश युद्धों में उसे एक आश्चर्यजनक तरीके से सफलताएं मिली। यद्यपि अंतिम युद्ध की पराजय ने उसकी सभी सफलताओं पर पानी फेर दिया, फिर भी इन 10 वर्षों की अवधि में संपूर्ण यूरोप का घटनाचक्र उसके इशारे पर घूमता रहा और वह यूरोपीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा। इसीलिए इन 10 वर्षों के इतिहास को हम नेपोलियन युग के नाम से संबोधित किया जाता है। उसकी गिनती विश्व के 3 महान विजेताओं सिकंदर, सीजर और शारलेमेन के साथ की जाने लगी थी। यूरोप की प्रभुसत्ता का प्रयास। सम्राट बन जाने के बाद नेपोलियन ने यूरोप की प्रभुसत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने यूरोप के सभी देशों को चिंतित कर रखा था और फ्रांस के विरुद्ध गुट बनाकर संघर्ष भी किया गया था, परंतु नेपोलियन ने इंग्लैंड के अलावा अन्य देशों को समय समय पर पराजित करके शत्रुओं के गुट को तोड़ डाला था। अंत में इंग्लैंड और फ्रांस में अमीन्स की संधि हो गई, जिसकी चर्चा पहले भी मैं कर चुकी हूँ। अब जब इंग्लैंड ने अमीन्स की संधि के अनुसार माल्टा द्वीप खाली करने से इनकार कर दिया, तो नेपोलियन ने इंग्लैंड के विरुद्ध पुनः युद्ध छेड़ दिया। इंग्लैंड ने फ्रांस के विरुद्ध तीसरी बार गुट बनाया। इस तीसरे गुट में इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, रूस और स्वीडन सम्मिलित थे। नेपोलियन ने जर्मनी में इंग्लैंड के छोटे से राज्य हनोवर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सुप्रसिद्ध ट्राफलगर का जल युद्ध लड़ा गया, जिसमें अंग्रेज जल सेनानायक नेल्सन ने फ्रांस तथा स्पेन के संयुक्त जहाजी बेड़े को नष्ट कर दिया। इस भयंकर युद्ध में नेल्सन भी मारा गया। नेपोलियन ने इस पराजय का बदला स्थल युद्धों में लिया। नेपोलियन ने अपनी विशाल सेना को 2 भागों में विभाजित किया। एक सेना को सीधे ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का कार्य सौंपा गया। ऑस्ट्रेलिया का सेनानायक मार्क 80,000 सैनिकों के साथ उल्म नामक स्थान पर खड़ा था। नेपोलियन की वहाँ पर डटा हुआ था। नेपोलियन की दूसरी सेना ने 5,000 मील का लंबा चक्कर लगाकर जर्मनी को पार कर उत्तर दक्षिण की ओर से ऑस्ट्रिया की सेना को पीछे से दबोच लिया। उल्म के इस युद्ध में बिना अधिक रक्तपात के ऑस्ट्रिया के 60,000 सैनिक और 30 जनरल बंदी बना लिए गए और 120 तोपों पर अधिकार कर लिया गया। इस सफलता ने फ्रांसीसी सेना के लिए राजधानी वियना का मार्ग खोल दिया। 3 सप्ताह के बाद एक विजेता के रूप में नेपोलियन ने वियना में प्रवेश किया। ऑस्ट्रियन सम्राट पहले ही राजधानी छोड़कर उत्तर की ओर चला गया था ताकि रूसी सेना से संपर्क कायम किया जा सके। 2 दिसंबर 1805 ईस्वी को ऑस्टरलिच का युद्ध लड़ा गया। इसमें नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और रूस दोनों की संयुक्त सेनाओं को परास्त किया। विवश होकर ऑस्ट्रिया को पुनः फ्रांस से प्रेसबुर्ग की संधि
सब 26 दिसंबर 1805 को करनी पड़ी। इस संधि में ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा अपमान सहन करना पड़ा। उसे फ्रांस को वेनेशिया और डलमेशिया तथा बवरेरिया को टायरोल और बेडेल को बर्टे बर्बन के रूप में क्षेत्र सौंपने पड़े। ऑस्टरलिच के दूरगामी परिणाम निकले। अब नेपोलियन राजाओं का निर्माता बन गया। 1606 ईस्वी में उसने राजाओं की सृष्टि की। बवेरिया और बर्टेनबर्ग को अब तक ठिकाने मात्र थे। उनके जमींदारों को राजा का पद दिया गया। नेपल्स के रिक्त सिंहासन पर उसने अपने भाई जोसेफ को बिठाया। बटाविया हॉलैंड के गणतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया गया और नेपोलियन ने अपने दूसरे भाई लुई को यहाँ का राजा बनाया। इसके बाद उसने जर्मनी का रूपांतरण किया। उसने अनेक छोटे छोटे जर्मन राज्यों को समाप्त कर दिया और राइन राज्य संघ का निर्माण किया, जिसमें बवेरिया, बर्टेबर्ग तथा जर्मनी के अन्य 14 राज्य सम्मिलित थे। नए जर्मन संघ ने जर्मन सम्राट के प्रति अपनी भक्ति को त्याग कर नेपोलियन को अपना संरक्षक माना। इसके बाद पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। पवित्र रोमन साम्राज्य लगभग 1000 वर्ष से चला आ रहा था और जर्मनी को बहुत सी छोटी मोटी रियासतों पर इसका वर्चस्व बना हुआ था। राइन राज्य संघ के निर्माण के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया के सम्राट फासिस को पवित्र रोमन सम्राट का पद त्यागने के लिए विवश किया। इस प्रकार औपचारिक रूप से इस साम्राज्य का अंत हो गया। जर्मनी में नेपोलियन ने हस्तक्षेप से पशिया नाराज हो गया, क्योंकि वह जर्मनी का एक प्रमुख राज्य था और मौजूदा अव्यवस्था का लाभ उठाकर स्वयं अपना राज्य बनाना चाहता था। परंतु नेपोलियन को पहले से ही पशिया पर भरोसा नहीं था। अतः पशिया ने युद्ध शुरू किया तो नेपोलियन पूरी तरह से तैयार था। जेना और आस्टार्ट के युद्ध में उसने पशिया को बुरी तरह से पराजित किया और 25 अक्टूबर 1806 को एक विजेता के रूप में नेपोलियन ने राजधानी बर्लिन में प्रवेश किया। वह फसिया के शासक से विरुद्ध सख्त कदम उठाना चाहता था, परंतु पहले रूस से निपटना आवश्यक हो गया। अतः नेपोलियन रूस की तरफ बढ़ा। एलाऊ के युद्ध में दोनों पक्षों के मध्य घमासान युद्ध हुआ और हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए। फिर भी यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इसके बाद फिनलैंड के युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हो गया। 4 महीने बाद 14 जुलाई 1808 को मेरिगो का विख्यात युद्ध लड़ा गया, जिसमें नेपोलियन ने रूस को निर्णायक शिकस्त दी। रूस को विवश होकर टिलसिट की संधि पर हस्ताक्षर करने के पड़े। टिलसिट की संधि सम्राट नेपोलियन के उत्कर्ष की चरम सीमा थी। नेपोलियन ने अपनी शानदार कूटनीति के द्वारा क्रांति के एक प्रबल शत्रु को अपना मित्र बना लिया। दोनों ने यूरोप को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। नेपोलियन ने रूस को फिनलैंड हड़पने की छूट दे दी और तुर्की साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों को देने का भी आश्वासन दिया। बदले में रूस ने नेपोलियन द्वारा अब तक किए गए परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। रूस के जोर देने पर नेपोलियन ने पशिया के राजतंत्र को तो कायम रखा, परंतु उस पर कठोर शर्तें लाद दी। पशिया को एल्ब नदी के पश्चिम का अपना सारा क्षेत्र छोड़ना पड़ा। इस क्षेत्र के साथ जर्मन राज्यों के अन्य क्षेत्र मिलाकर वेस्टफेलिया नाम का नया राज्य बनाया गया और नेपोलियन ने अपने भाई जेरोम को इस नए राज्य का राजा बना दिया। पशिया के पूर्वी भाग का कुछ क्षेत्र भी छीन लिया गया और इसे सैक्सनी राज्य को दिया गया। इस प्रकार 2 वर्षों के
भीतर ही नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया, फसिया और रूस की शक्ति का चकनाचूर कर दिया। यूरोप की कोई सेना अब तक उसका सामना नहीं कर सकती थी। अब केवल इंग्लैंड बाकी रह गया था। इस प्रकार से देखते हैं कि नेपोलियन ने यूरोप की प्रभुसत्ता का पूरा प्रयास किया और एक राजाओं को निर्माता के रूप में उसने सभी राज्यों को चुनौती दी और सभी को परास्त कर अपने इशारों के ऊपर उनको नचाया। अब तक सारे यूरोप पे उसका प्रभुत्व जम चुका था और अब उसका आगे बढ़ना और इंग्लैंड की विरुद्ध कार्रवाई करने का उसको अवसर मिल गया था। धन्यवाद बच्चों।